Assalamualaikum. We're going to start the chapter number 11 of your book Dingra, which is actually cholesteatoma and chronic otitis media. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द cholesteatoma. अब इसमें आप नाम देखें इसका कि ओमा लगाया हुआ है इन्होंने इसके साथ, हालांकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन हो तो उसके लिए हम ओमा लगाते हैं, लेकिन ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ठीक है। कोलेस्टिया लगाया हुआ है, मीन्स कोलेस्ट्रोल से निकला हुआ है, हालांकि इसमें कोई कोलेस्ट्रोल भी नहीं होता, तो इन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया हुआ है, मिस नोमर है ये, ठीक है। सो इन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली दिस इज़ द मिस नोमर, ठीक है, मतलब ऐसे ही नाम रख दिया हुआ है इसका, जो कि इसका बहुत ही गलत नाम रखा हुआ है, ठीक है। होता ये क्या है, और आपको इसके नाम से डर लगता होगा, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। होता क्या है, स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, मतलब कि आपको पता है हमारी स्किन होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे कान के अंदर तो स्किन नहीं होती ना, मतलब कि एक्सटर्नल ईयर में तो स्किन होती है, चलो मान लेते हैं, पिन्ना में होती है, चलो मान लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में स्किन होती है, मान लेते हैं कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बाहर वाली लेयर होती है उसमें स्किन होती है थोड़ी सी, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम चलो होती है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि जो मिडल ईयर होगा उसके अंदर तो स्किन नहीं आती ना, आगे जाके तो स्किन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इधर तक तो स्किन होती है लेकिन अंदर तो स्किन नहीं होती। अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा मिडल ईयर होगा ना उसमें स्किन बन जाएगी, ठीक है। नॉर्मली हमारे मिडल ईयर में क्या होता है, म्यूकोजा होता है, ठीक है, म्यूकोजा होता है, स्किन नहीं होती, म्यूकोजा होता है, और नॉर्मली उसके अंदर स्किन नहीं होती, लेकिन अगर उसके अंदर स्किन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कोलेस्टियोटोमा। सिंपल सी इसकी एक बात बता रही हूँ आपको। अब हमने ये देखना होता है कि ये स्किन कैसे आ जाती है, मतलब कि हमारे मिडल ईयर में स्किन कैसे आ जाती है, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो इनको समझ नहीं आती कि जी पता नहीं कैसे स्किन आ गई है, तो इन्होंने कुछ ना हमारे पास थेरीज दे के हमें बताने की कोशिश किया कि ये हो सकता है कि हमारे मिडल ईयर में स्किन उसकी वजह से आ गई हो, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, इसके लिए सबसे पहले ना आपको दरअसल समझने के लिए सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए क्या, कि आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपको मिडल ईयर क्लेफ्ट का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं ताकि हमें समझने में ईजी हो, ठीक है, ईजी हो मतलब इसका। तो आपको पता होगा ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, ठीक है, और इसको हमने जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। इतना वाला जो रीजन होता है, ये जो ग्रीन आपको शो हुआ है, दैट इज़ द पार्स टेंसा, बिकॉज ये वाली जो इसका है हिस्सा होता है ये बहुत ज़्यादा टेंस होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको पार्स टेंसा कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हमारे पास इतना सारा ये पार्स फ्लैसिडा है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैसिड है, ठीक है। अब होता ये है कि हमने ये देखना होता है कि ये कहाँ पे होती है। ये हो गया हमारा, आपको जाना पहचाना लग रहा है, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में लास्ट लेक्चर में कि मिडल ईयर क्लेफ्ट में क्या क्या होता है। वी हैव द ईस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वी हैव द मिडल ईयर, ये आपका मिडल ईयर हो गया। ये ऊपर आपको ये तो छत है इसकी, इसको हम एटिक कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास एडिटस होता है, और उसके बाद ये आपका आगे एंट्रम होता है, और एंट्रम आपका आगे आता है मेस्टॉइड एयर सेल्स में। ये जो आपको इस तरह के दिखाए हुए हैं ना, ये सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये आपके मेस्टॉइड एयर सेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। सो ये आपका मिडल ईयर क्लेफ्ट हो गया, ठीक है। पिंक से मैंने एटिक शो कर दिया, ग्रीन से मैंने जो है मिडल ईयर शो कर दिया, ब्लू से हम जो है यूस्टेशन ट्यूब ही रहने देते हैं, ठीक है, ब्लैक से हम जो है वो एडिटस को शो कर देते हैं, ऑरेंज से हम जो है वो एडिटस को शो कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपका ब्लैक वाला एडिटस है, और आगे एंट्रम हो गया, और उसके आगे आपके एयर सेल्स हो गए, ठीक है। सो आगे समझ, सबसे पहले यूस्टेशन ट्यूब, फिर हमारे पास जो है ये ग्रीन वाला क्या है, मिडल ईयर है। उसके बाद एटिक जो छत है, ये हमारे पास सारी, ये जो है पर्पल से जो मैं शो कर रही हूँ, ये सारी छत जो है ये एटिक है। फिर आगे आ जाती है ब्लैक से, ये हमारे पास एडिटस, और आगे एंट्रम, और नीचे हमारे पास मैस्टॉइड एयर सेल्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखें कि होता क्या है कि हमारे पास इसको हमने जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एपीटेम्पिनम, मीजोटेम्पिनम और हाइपोटेम्पिनम, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, एपीटेम्पिनम, मीजोटेम्पिनम और हाइपोटेम्पिनम, ठीक है। मतलब कि इसको मिडल ईयर को ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एपी, मीजो और हाइपो। जो एपी होता है ना, एपिटिम्पनम, ये एक्चुअली हमारी एटिक का पार्ट होता है, मतलब कि ये वाला पार्ट
एक्चुअली हमारे एटिक का दूसरा नाम एपिटिम्पेनम है, ठीक है। अब जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो इस तरह से उसको बाहर से कवर कर रही होती है, तो इस तरह से जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है कि जो उसका पार्ट फ्लैसिडा वाला पार्ट होता है ना, वो हमारे पास एटिक को कवर कर रही होती है, और जो पार्ट टेंसा होती है ना, वो बाकी नीचे मिडल ईयर पे लाई कर रही होती है, ठीक है। जैसे आपको इसमें नजर आ, ये देखें जी, आपके पास ये जो है आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये पार्ट फ्लैसिडा है, और नीचे ये पार्ट टेंसा है, ठीक है। अब पार्ट फ्लैसिडा जो है ना, ये इसके इधर जो है ना हमारे पास लाई करेगा एपिटेम्पेनम, ठीक है, एपिटेम्पेनम। और इधर हमारे पास लाई करेगा, पर्पल से शो कर देते हैं, मीजोटेम्पेनम, ठीक है। और सबसे नीचे हमारे पास हाइपोटेम्पेनम। मीन्स दैट बात करने की ये होती है कि जो एपिटेम्पेनम होता है ना, वो हमारे पास होता है इन लैटरल सॉरी मीडियल टू द जो उसके होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पार्ट्स फ्लैसिडा, ठीक है। ये बात आपको आनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको आनी चाहिए वो ये कि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर को जो है फेस कर रही होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी पिंक से शो कर देते हैं कि ये एक्सटर्नल ईयर को फेस कर रही है, ब्लू से शो कर देते हैं हमारे पास जो दरमियान वाली लेयर, और पर्पल से शो कर देते हैं जो हमारी है मिडल ईयर की तरफ। सो पिंक्स की तरफ क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, और एम से शो हो गया मिडल ईयर। अब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर की तरफ होती है ना, इसका नाम होता है कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, मींस दैट दिस इज़ द स्किन, ठीक है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मिडल लेयर होती है ये फाइब्रस होती है, और जो हमारे पास अंदर वाली लेयर होती है ना, जो हमारी मिडल लेयर को फेस कर रही होती है, वो होती है हमारी म्यूकोजा, ठीक है। मतलब कि जो हमारी म्यूकोजा होती है ना मिडल लेयर की, उसके साथ ही ज्वाइन हुई होती है, और बाहर वाली जो होती है, जो एक्सटर्नल लेयर के साथ होती है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, दरमियान वाली फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये 3 लेयर्स की समझ आनी चाहिए आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जो हमारे पास कोलेस्टोमा होता है ना, ये देखें मिडल ईयर में बना हुआ है ना, ऊपर आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वो वाला पार्ट है जो मैंने भी आपको बताया है, कहाँ पे, एपिटेम्पेनम में बना हुआ है, ठीक है, एटिक वाले पोर्शन में बना हुआ है। और यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, देखें कैसे ग्रो कर रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको, ऐसे ग्रो कर रहा है, कहाँ पे, एपिटेम्पेनम में, एटिक में। ये क्या है, ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन हमारे पास ग्रो करना शुरू हुई है, जो कि हमें मिडल ईयर में नज़र आ रही है। दरअसल इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है ना, ये आप सबसे पहले मैट्रिक्स को देखेंगे, जो आपको पर्पल कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। मींस दैट ये स्किन है हमारी, जो स्किन होती है, स्किन क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ये वो वाली होती है। तो कोलेस्टोमा में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और उसके नीचे आपके पास जो है फाइब्रस स्ट्रोमा होता है, जिसके ऊपर ये लाई कर रहा होता है, ठीक है। और इसके दरमियान में हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ना, ये रिलीज़ कर रहा होता है कैराटिन, ठीक है, कैराटिन रिलीज़ कर रहा होता है, तो ये कैराटिन मैस बनाया होता है इसने। सो आपको क्या नज़र आता है, आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नज़र आती है, जो कि हमारे पास रेस्ट कर रही होती है ऑन द फाइब्रस स्ट्रोमा, ठीक है। और दरमियान में आपको क्या नज़र आता है, आपको जो है वो मैट्रिक्स सॉरी कैराटिन डिपोजिट्स नज़र आते हैं, जो कैराटिनाइज्ड हमारे पास एपिथेलियम होती है ना, वो कैराटिन डिपोजिट हुआ होता है। तो इस तरह से आपको जो है ना कोलेस्टोमा का नज़र आता है स्ट्रक्चर। ये देखिए आपको जो है ना पर्ली मैस नज़र आता है, वाइट कलर का पर्ली मैस नज़र आता है, पर्ल की तरह, ठीक है। अब इसका ऑरिजिन देख लेते हैं कि वाई द कोलेस्टोमा फॉर्म्स। तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास थ्योरी आती है वो ये कि जो हमारे पास बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक रह जाती है, फ्लू वगैरह की वजह से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसने जो नॉर्मल एयर प्रेशर मेंटेन करना होता है मिडल एयर में, वो नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो खुद सोचें कि यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव रहेगा ना, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यूस्टेशन ट्यूब नहीं है हमारी, काम नहीं कर रही, तो क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव प्रेशर होगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, रिट्रैक्ट कर जाएगी। तो जब वो अंदर की तरफ जाएगी ना, तो उसकी वजह से वो रिट्रैक्शन पॉकेट बना लेगी। रिट्रैक्शन जब पॉकेट बनाएगी ना, तो वो अपने साथ जब अंदर जाएगी ना, जब, तो अपने साथ स्किन को भी अंदर ही ले जाएगी। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जो मिडल ईयर होगा ना, उसमें कोलेस्टोमा बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास ये हो सकता है कि जो हमारे पास मिडल ईयर है उसके अंदर हमारे पास जो म्यूकोजा है उसका मेटाप्लेजिया हो जाए, ठीक है। मीन्स दैट जो नॉर्मली हमारी मिडल ईयर को लाइन कर रही है लेयर, ठीक है, उसका मेटाप्लेजिया हो जाए, किसमें, स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में, ये हो सकता है। 2 हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो है हमारे पास ये हो सकता है कि जो हमारे पास कंजेनिटल नेस्ट हमारे पास सेल्स थे, मतलब आपको पता है ना, जब हमारे शुरू में कुछ रेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल रेस्ट होते हैं हमारे पास, उन्होंने कोई आगे से जो है स्टेम सेल्स समझ लें, उन्होंने आगे से डिफ्रेंशिएशन होती है उनकी, और डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बनानी होती हैं। अब कंजेनिटल सेल रेस्ट जो होते हैं वो किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास मिडल ईयर में कंजेनिटल रेस्ट सेल्स पड़े हुए हैं, वो हमारे पास जो है स्किन में बन जाते हैं,
स्किन में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलेस्टोमा बन गया। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक ये कि हमारी यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गई और स्किन को भी साथ ही अंदर ले गई, जिसकी वजह से मिडल ईयर में स्किन आ गई। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि क्या हो सकता है कि जो हमारी म्यूकोसा नॉर्मली लाइन कर रही है वो उसका मेटाप्लेजिया हो गया, स्क्विमस एपिथेलियम में स्किन में मेटाप्लेजिया हो गया। या तीसरा मैंने आपको चीज़ बताई कि यहाँ पे जो कंजेनिटल रेस्ट सेल्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे पास किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, वो स्किन में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्टोमा बन जाता है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास जो है अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल अंदर सुराख हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा और उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, परफोरेट हो गई, या किसी भी वजह से परफोरेट हो गई, टाइटस मीडिया की जैसे परफोरेट हो गई, जो कि हमने देखा था पास बहुत ज़्यादा होती है तो वो परफोरेट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि स्किन जो उस सुराख होता है ना उसके ज़रिए अंदर चली जाती है। ये तो बहुत ही आसान तरीका होता है। तो अब हमारे पास जो है ये डिफरेंट हमारे पास थ्योरीज आती हैं, और एक रह गई है, एक ये कि जो हमारा बेसल सेल्स होते हैं ना, आपको पता है एपिथेलियम होती है और उसके अंदर जो बेसल सेल्स होते हैं जो बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लगे होते हैं, उनका हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाता है। जब उनका हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाता है ना तो वो यहाँ से हाइपरप्लास्टिक होते होते नंबर सेल जब इंक्रीज़ होता है ना तो वो यहाँ से हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एटेक के रस्ते से आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंट है। अब जो कंजेनिटल रेस्ट सेल्स होते हैं ये तो हमारे पास नॉर्मल सी है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है ना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाती है, वो आपका एक्चुअली विटमैन थ्योरी होती है। ठीक है, रिट्रैक्शन पॉकेट जो होती है उसको हम विटमैन थ्योरी कहते हैं। जो बेसल सेल हाइपरप्लेजिया होता है उसको हम र्यूड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, हाइपरप्लेजिया जो है ना, हाइपरप्लेजिया से याद रखें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया रूड हो गया वो। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया इंक्रीज़ होता है ना गुस्सा, तो उसे आप रूड रख लें याद। एपिथेलियल इन्वेजन मैंने आपको बताया कि जो है एक्चुअली जब परफोरेशन होती है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना अंदर स्किन अंदर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं हैबरमैन थ्योरी। हैबरमैन थ्योरी, ठीक है, हैबरमैन से याद रखिए जो ये हमारे पास मैन है ना, ठीक है, आदमी है, ये एक्चुअली परफोरेट जब जो सुराख हुआ है उसके अंदर से अंदर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से याद कर लें। और जो मेटाप्लेजिया है ना सिंपल, उसको आप ऐसे याद रख लें कि जो है ना जब हमारी नॉर्मल एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो गया ना स्किन में, तो हमारी जो मिडल लेयर है ना वो सैड हो गई। ठीक है, तो सैड थ्योरी क्या है कि मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो विटमैन थ्योरी रिट्रैक्शन पॉकेट, र्यूड थ्योरी हाइपरप्लेजिया, बेसल हाइपरप्लेजिया, हैबरमैन मैंने आपको बताया परफोरेशन हुई उसमें से स्किन अंदर चली गई, और सैड थ्योरी मैंने आपको बताया कि सैड थ्योरी जो है एक्चुअली मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो कंजेनिटल रेस्ट सेल तो वैसे ही है। अब मैंने आपको जो है इसकी वो बता दिया कि किस तरह से ये बनता है, और ये आपकी बुक से सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रिट्रैक्शन पॉकेट इन्होंने दिखाई दिया कि किस तरह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी इस तरह से अंदर जा रही है हमारे पास मिडल एयर में स्किन, और बेसल सेल हाइपरप्लेजिया के जो बेसल सेल्स होते हैं वो हाइपरप्लेजिया होकर अंदर स्किन ले जाते हैं। ठीक है, और तीसरा ये कि हमारे पास परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर से एपिथेलियल इन्वेजन हो सकती है, कि इन्होंने 3 थ्योरीज दिखाई हुई हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, मैं जस्ट आपको एक बात बताऊँगी कि जब एक होती है हमारे पास प्राइमरी एक्वायर्ड और दूसरी होती है सेकेंडरी एक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी एक्वायर्ड में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है इससे, कि जो सेकेंडरी एक्वायर्ड होता है ना इसमें हमारे पास परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और हमारे पास ओटाइटस मीडिया कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टोमा होता है। परफोरेशन का मैंने आपको बताया था ना, परफोरेशन हुई और स्किन अंदर चले गई। ठीक है, और ओटाइटस मीडिया के केस में मैंने आपको कहा परफोरेशन हुई और उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टोमा जो है वो परफोरेशन या ओटाइटस मीडिया की वजह से होता है, और जो प्राइमरी एक्वायर्ड होता है वो बाकी जितनी हमारे पास थेरीज थी ना उनकी वजह से होता है। बाकी कौन सी थी कि प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल सेल्स, ठीक है, मेटाप्लेजिया, ठीक है, और वो जो रिट्रैक्शन पॉकेट बन रही थी, यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हुई और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ और हमारे पास रिट्रैक्शन पॉकेट बन गई। ये 3 रह गई हैं ना इन दोनों के अलावा। तो ये जो 3 है बेसल सेल की प्रोलिफरेशन, मेटाप्लेजिया और हमारी जो है ये रिट्रैक्शन पॉकेट, इन तीनों की जैसे प्राइमरी एक्वायर्ड हो रहा है, या हमारे पास सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, मीन्स कि हमें नहीं पता कि वो इन्फेक्शन जो है वो हुए हुए हैं कि नहीं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टोमा हो रहा है। बाकी जो दोनों कॉजेज है मैंने आपको बताया परफोरेशन और ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, कि पहले से पेशेंट को कोई ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री थी, उसकी वजह से क्या होगा परफोरेशन हो गई, और परफोरेशन की वजह से क्या हो गया कि हमारे पास जो है वो कोलेस्टोमा बन गया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो है पहले से पेशेंट को जो है वो परफोरेशन हुई हुई है। ठीक है, कि परफोरेशन हुई उसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन हुए और मेटाप्लेजिया हो गया। मतलब कि आपको पता है मेटाप्लेजिया
तब होता है जब कोई स्ट्रेस आता है। तो जब परफोरेशन हुई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो गए तो उसकी वजह से मेटाप्लेजिया हो गया। तो ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल बना देता है। सिंपल सी बात है। सेकेंडरी कॉइल से याद रखना कि परफोरेशन होगी या ओटाइटिस मीडिया होगा तो फिर हमारे पास होगा। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि ये हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट है, उसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। दूसरा ये कि ये पता है कि करता है, ये देखें इधर तो ऐसे सुकून से नहीं बैठेगा, ये ना हमारी बोन्स को इरोड करना शुरू कर देता है। इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बोन को इरोड करने के लिए हेल्प करते हैं, लाइक कोलेजनेज एंजाइम होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो हमारी बोन को खराब करते हैं। इस वजह से ना ये बहुत खतरनाक होता है, बोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जहाँ जहाँ ये फैलता जाता है बोन्स खराब होती जाती है, मिलेसिन की टेपी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, और ये हमारी जो ऑसिकल्स होती हैं उन सबकी जो है नेक्रोसिस करवा देता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये अगर तो ये पीछे को ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली हमारी जो मैस्टॉइड एयर सेल्स हैं उनको खराब करेगा, एडिटर सेंट्रम तक फैल जाएगा। ठीक है, नीचे फैलेगा तो इनकस वगैरह को, मेलिस को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या कर सकता है कि ये अंदर की तरफ भी जा सकता है, मतलब कि इनर ईयर की तरफ भी जा सकता है, और जब इनर ईयर की तरफ जाएगा तो हमारी वहाँ पे सबको जो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, लेब्रिंथ को खराब कर देगा। फिर हमारी जो कैनाल ऑफ यहाँ पे ना कैनाल ऑफ फेशियल नर्व होती है, उधर चल जाएगा तो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगी पेशेंट को, फेशियल नर्व पैरालिसिस के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा तो टैगमेंट टेम्पन के थ्रू ऊपर चला जाएगा, ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया, तो ये इसके मसले होते हैं, और इन्फेक्शन वगैरह भी ये करवा सकता है क्योंकि अब नॉर्मल चीज़ है, तो जब भी हमारी बॉडी देखती है कोई नॉर्मल चीज़ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन लाजमी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है कि हमने इसको जो है वो डायग्नोस कैसे करना होता है, तो हम जो है इसको ऑटोस्कोप से डायग्नोस कर लेते हैं, और दूसरा हम इसको सीटी स्कैन से डायग्नोस करते हैं। ऑटोस्कोप से देखते हैं हम, अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर परफोरेशन नजर आएगी, इट मीन्स दैट के हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वो वाली सेकेंडरी वाली। और अगर परफोरेशन नजर नहीं आ रही, इट मीन्स दैट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है और प्राइमरी वाला एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा है। ठीक है, और सीटी स्कैन से ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि कितना इसने बोन्स को खराब किया हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? हम 3 तरह से करते हैं। एक हम टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, एक हम मास्टोडेक्टमी करते हैं, और ऑस्टिक्युलोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, हमारी मिडल ईयर की सारी ऑसिकल्स को इसने खराब कर दिया होगा तो उनके लिए हम ऑस्टिक्युलोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, ऑसिक्यूल्स को सही करेंगे। ठीक है, और हमारी मैस्टॉइड एयर सेल्स तक जब ये चला गया होगा तो उसके लिए हम मैस्टॉइडेक्टमी करेंगे। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर। और अगर ये हमारे पास टिम्पैनोप्लास्टी हम उस केस में करते हैं, अगर तो सिर्फ हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं मेरिंगोप्लास्टी। और उसके साथ साथ जब हम जो है अपनी मिडल एयर ऑसिकल्स को भी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी सही करेंगे और मिडल एयर ऑसिकल्स को भी सही कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। तो इसका आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ ट्रीटमेंट लिखना है सबसे पहले कि मेडिकल ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक्स दोगे, सर्जरी में आप 3 काम करोगे, आप ऑस्टिक्युलोप्लास्टी करोगे, मिडल ईयर के ऑसिकल्स को ठीक करोगे, दूसरा आप मैस्टोइडेक्टमी करोगे, और तीसरा आप टिम्पैनोप्लास्टी करोगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट इट।